हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हेलिक्स क्लासेस में। आज हम देखेंगे कि कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं हमारे, इसमें कोई न्यू चीज़ का फॉर्मेशन होता है। और फिर इसके बाद हमने देखा था कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करा जाए। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जाके आप प्लीज़ चेकआउट करिए उस चीज़ को। और चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन वो चीज़ कहलाती है जिसमें क्या होते हैं, दो रिएक्टेंट आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब आपके दो रिएक्टेंट क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा जो लेफ्ट साइड लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हम लोग रिएक्टेंट्स को लिखेंगे और राइट साइड हम लिखेंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, और इसके बीच में क्या होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी या कोई सब्सटेंस देना पड़ेगा, उसको इंटरमीडिएट कहा जाता है। ठीक है, मतलब उसके बगैर वो चीज़ रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप समझे इस तरीके से कि आपको दूध दे दिया जाए, चाय पत्ती दे दी जाए और पानी दे दिया जाए, आपसे बोला केमिकल रिएक्शन करा लीजिए, चाय बना लीजिए। आपको हीट ना दूँ मैं आपको, है ना, आपको गैस ना दूँ, तो आपसे चाय बन जाएगी? जी बिल्कुल भी है। आपके सब सामान, आपके पास सारा सामान होते हुए भी आप चाय को नहीं बना सकते। क्यों? बिकॉज आपके पास हीट नहीं है। जब तक हीट नहीं होगा तब तक वो रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसे ही आगे हम देखेंगे कि कई रिएक्शंस में आपको हीट चाहिए होती है, कई रिएक्शन में आपको हीट मिलती है, उनको क्या कहा जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारा सबसे पहला रिएक्शन होने वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होने वाला है हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे नाम से इंडिकेट कर रहा है कि कोई चीज़ क्या होगी, कंबाइन होगी। क्या होगी? कंबाइन होगी। जब आपस में कोई दो चीज़ क्या होती है, कंबाइन होती है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती है, उसको कहता हूँ मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने आपको चीज़ बोली है क्या, कि सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप हाईलाइटेड पॉइंट हमारा ये रहेगा कि इसमें दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन सॉलिड ले लेते हैं। ये जो भी एलिमेंट्स के आगे ब्रैकेट के अंदर साइन मौजूद होगा वो क्या क्या हो सकता है हमारा, इसको समझ लेते हैं। क्या होगा हमारा? तो एस हो सकता है। ठीक है, ब्रैकेट में एस हो मतलब क्या है, वो सॉलिड की बात कर रहा है, वो सब्सटेंस किस में लिया गया, सॉलिड में। अगर वो एल होगा तो मतलब क्या है, वो कौन से स्टेट में लिया गया है, लिक्विड स्टेट में लिया गया है। अगर वो जी होगा मतलब कौन से स्टेट में लिया गया है, वो गैसियस। और कहीं कहीं इक्वेशन में आप देखेंगे आगे क्या होगा, एक्वियस रखा होगा, मतलब ये सोल्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सोल्यूशन की बात कर रहा है, जिसके अंदर हमारा क्या मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है। चलिए तो हम देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को। चलिए हाँ, तो देखिए पहला क्या माना, जो कार्बन है सपोज करिए क्या है, सॉलिड है, उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, जलाएंगे या उसको कंबाइन करेंगे, तो क्या बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, CO2 बन जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, पानी कैसे बनता है, तो जब हम वाटर को गैसियस स्टेट में क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, दोनों कैसे होते हैं, गैसियस स्टेट में होता है, तो आपका H2O बनता है। और ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन क्या होती है, अंडर हाई प्रेशर होती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, इसलिए हम पानी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना सकते। आप बोलोगे नहीं तो रिएक्शन तो इतनी आसान है कि हमारे इन्वायरमेंट हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा है, ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा है, दोनों को मिला लो और पानी बना लो। इतना ज़्यादा सेव वाटर क्यों हो रखा है? पर मसला ये है कि इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर चाहिए होता है। उतना प्रेशर बनाना हमारे लिए मुमकिन तो है, पर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको नहीं कर सकते, आपके लिए ज़्यादा खर्च होगा इसमें, आपके पैसे ज़्यादा। चलिए तो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, जो मैं आपको बताया कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिल गया तो CO2, H2 और O2 मिल क्या बनते हैं, वाटर मिल जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और H2 मिल क्या बनते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक होने वाला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अब मैंने बताया आपको, है ना, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें क्या निकलता है, हीट निकलता है। जैसे आप क्या करें, कोई चीज़ को जलाएंगे, जब कोई भी चीज़ जलाएंगे आप तो क्या होगा, वो चीज़ जलेगी, जलने में क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा, थोड़ा बहुत H2O निकलेगा, जो भी मॉइस्चर होगा वो भी निकलेगा वाटर वेपर के फॉर्म में। और जो आपको एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, हीट के फॉर्म में मिलेगी। मतलब ये है कि जो एक्सोथर्मिक है, एक्सो मतलब होता है एग्जिट, ठीक है, और थर्मिक मतलब होता है हीट। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या निकलती हो, हीट आपको मिले। और हीट किस साइड मिलेगी आपको, प्रोडक्ट की साइड देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आपके दो रिएक्टेंट आपस में मिले, आपस में रिएक्ट करा, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया और साथ में क्या दे दी, एनर्जी दे दी। तो ये जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, तो एनर्जी तो है। तो जब आपकी एनर्जी किस साइड मिलेगी आपको, प्रोडक्ट की साइड मिलेगी,
तो ऐसे रिएक्शंस को मैं कहूँगा मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहूँगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए क्या ले लिया इसने, CH4 हमारा क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी, आप लोग अगर पहली बारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा नेमिंग में दिक्कत होगी, आप अभी ध्यान दीजिए। अभी आप जैसे केमिस्ट्री में आगे चलते जाएंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये नहीं कि मेरे को ये नेम नहीं पता है, तो ये सबके साथ होता है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे जैसे इसको आगे पढ़ते जाएंगे, कुछ चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ पता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, CH4 क्यों कहते हैं हम लोग, मीथेन ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, मतलब क्या है, कंबशन हो रहा है। क्यों? बिकॉज ये कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलता है तो उसका कंबशन होता है। तो क्या निकलेगा उसमें, CO2 से बताया कि लकड़ी जलाते हैं, है ना, लकड़ी भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है। उससे क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, और जो उसके अंदर वाटर वेपर मौजूद होगा वो क्या होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और क्या निकलेगी हमें, हीट। ठीक है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए इधर जो हीट है वो किस साइड बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट की साइड बन रहा है। चलिए अगर देखिए क्या है अगला, रेस्पिरेशन पता ही है आपको। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया होती है जिससे जो सेल है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उससे अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसको तोड़ा जाता है ग्लूकोज वगैरह में, फिर ग्लूकोज आपका बर्न होता है हमारे सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, उससे हीट निकलती है और एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, आपको ये पूरा अच्छे से समझाएगा लाइव प्रोसेस की वीडियो में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए आपको, वो भी देखिएगा जरूर। देखिए क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज हमने ले लिया C6H12O6, और देखिए एक्वस फॉर्म में, मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन है, पानी के साथ ही मिला हुआ है। अगला क्या है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, मतलब क्या होगा, कंबशन होगा, तो क्या निकलेगा हमारा, CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा और एनर्जी निकलेगी। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया था ये ब्रैकेट में जो लगे होते हैं वो क्या होता है, उसका स्टेट बताते हैं वो किस फॉर्म में हमारे मौजूद है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला रिएक्शन हमारा क्या होने वाला है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये ऐसा समझ लीजिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, ये उल्टा है। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें क्या है, आपका सिंगल प्रोडक्ट जो होगा वो सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो सिंपल प्रोडक्ट में टूट जाएगा। सपोज करिए आपका A है कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट, उसका क्या टूट गया किसमें, B+C में, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और ये क्या होंगी इसके, सिंपल। ठीक है, तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से चीज़ें सिंपल की तरफ जाती हैं, और इसमें रिएक्टेंट का नंबर कम होता है और प्रोडक्ट का नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात समझिए इसको, कोई भी चीज़ टूटेगी कब। ठीक है, आप सपोज करिए आपने कोई गाछ रख रखा है कहीं पर, है ना, वो ऐसी टूट जाएगी क्या। ठीक है, या सपोज करिए कोई प्लास्टिक है, वो ऐसी पिघल जाएगी, बिल्कुल नहीं, जब तक आप उस पर बाहर से कुछ नहीं देंगे, मतलब या तो आप हीट देंगे, ठीक है, या तो आप फोर्स अप्लाई करेंगे। इस केस में क्या होगा, ये टूटने लग जाएगा। मतलब ये है कि कोई भी रिएक्टेंट टूटेगा ही क्यों, हम यही तो बोल रहे हैं कि एक जो रिएक्टेंट है वो टूट जाता है अपने सिंपल कंपाउंड्स में, तो टूटेगा ही क्यों, बिकॉज इसको मैं दूंगा क्या, यहाँ से एनर्जी दूंगा। क्या दूंगा, एनर्जी। ये इस एनर्जी को ये लेकर क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल, और अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा, स्टेबल होने के लिए अपने आप को ये तोड़ लेगा। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं। अब मैंने ये कहा कि डिकम्पोजिशन है, मतलब क्या है, एक रिएक्टेंट जो है वो अपने सिंपल कंपाउंड्स में टूटेगा प्रोडक्ट के साइड। मतलब ये है कि आप इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देंगे। अब वो एनर्जी जो दोगे वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है आपकी आप उसको हीट के फॉर्म में दे सकते हो, है ना, आप उसको लाइट के फॉर्म में दे सकते हो, आप उसको इलेक्ट्रिक के फॉर्म में दे सकते हो। तो आप एनर्जी ही तो देनी है आपको, आप हीट भी देंगे वो भी क्या है, एनर्जी है, आप लाइट भी देंगे वो भी क्या है, एनर्जी है, आप इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे वो भी क्या है, एनर्जी है। तो इन तीनों ही केस में आप किसी रिएक्टेंट को एनर्जी दे रहे हो अलग अलग फॉर्म में, जिससे क्या हो जाए, वो डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, समझते हैं। अब देखिए जब आप हीट के फॉर्म में एनर्जी दोगे तो क्या हो जाएगा, वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। मैंने आपको बताया थर्मा मतलब होता है हीट। ठीक है, मतलब आप हीट देकर किसी चीज़ को तोड़ रहे हो। अगला क्या है, लाइट मतलब होता है फोटो, तो क्या हो जाएगा, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रिक, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। उम्मीद है आपको तीनों समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या रहा है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। मैंने बताया एक कंपाउंड टूट जाता है 2 या 2 से सिंपल सब्सटेंस के अंदर, इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहला देखिए ए जो है वो B+C में टूट गया। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, मैंने आपको बताया इसमें जो एनर्जी दोगे वो किस फॉर्म में दोगे, आप हीट के फॉर्म में दोगे। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट। देखिए क्या है, हमारा आयरन सल्फेट है, सॉलिड की फॉर्म में है। क्या है, हमारा सॉलिड की फॉर्म में, और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है।
अब आप जब ने इसको हीट करा तो ये किस में टूट गया, फेरिक आयरन ऑक्साइड में, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब जो देखिए जो आयरन ऑक्साइड है बेसिकली है क्या, रस्ट ही तो है, और रस्ट का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, कैसा होता है, ब्राउनिश कलर होता है ना, तो यहाँ पे हो गया रेड ब्राउन कलर। ओके, अब देखिए अगला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, किस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड की फॉर्म में होता है। जब आपने क्या करा, इसको हीट दिया, हीट देने पर क्या हो गई, ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम। ये पेपर में अक्सर पूछ लेता है, तो आप प्लीज लाइमस्टोन और क्विक लाइम का फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब समझते हैं, एक चीज देखिए आप, एक चीज आपको दिख रही होगी, हीट आपकी इस साइड लिख रहा है ना, पर वही हमने ऊपर क्या देखा था, आपकी हीट प्रोडक्ट की साइड लिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि जब आपका हीट प्रोडक्ट की साइड निकलेगा तो वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और जब आप हीट उसे पहले ही देंगे इंटरमीडिएट में तो वो कहलाएगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाएगा हमारा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिनको स्टार्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। अब ये देखिए ए कब तक नहीं टूटता, जब तक आप एनर्जी इसको नहीं देंगे। जैसे ही आपने इसको एनर्जी दिया, एक टूट गया अपने बी और सी में, सिंपल सब्सटेंस में टूट गया, मतलब इसको टूटने के लिए या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप एनर्जी देंगे तो उस रिएक्शन को क्या कहूँगा मैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कह दूंगा। चलिए अब बात समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने से पहले आप एक चीज समझिए, कैटायन और एनायन के बारे में। ये जो कैटायन होता है ना, ये एक आयन होता है जिसपे क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है, और एनायन पे चार्ज होता है नेगेटिव। और आप लोग को पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करते हैं, हमारा मेटल्स करते हैं, मतलब कैटायंस कौन बनाएंगे, हमारे मेटल्स बनाएंगे, और एनायंस हमारे बनाएंगे कौन से, हमारे नॉन मेटल, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए मेटल पे चार्ज क्या है, मतलब कैटायन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, एनायन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। मतलब ये अगर अट्रैक्ट होगा, किस साइड अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा, और ये किस साइड अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होगा। मतलब ये अपने अपने घर की ओर जाना चाहेंगे ना, तो जो इनका घर होगा जो नेगेटिव वाला है उसे कहूंगा मैं कैथोड, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज कहूंगा मैं कैथोड कहूंगा, और इसको कहूंगा एनोड। अब इसको इस तरह समझ लीजिए, सी के पास जाएगा, ए के पास जाएगा। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, कैटायन क्या है, कैथोड क्या है, एनायन क्या है, एनोड क्या है। आप सिंपल तरीके से समझिए, कैट है ना, कैटायन है, कैट है, कैट की आंखें कैसी होती हैं, प्लस टाइप में होती हैं, और एन है ना, एनायन है मतलब एंट, है ना, एंट का एंटीना कैसा होता है, नेगेटिव। मान लिया एंट है आपकी, तो ये इसका क्या हो गया, एंटीना हो गया, तो कैसा है, इसमें नेगेटिव है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि सी जो है सी के पास जाएगा, ए के पास जाएगा, तो सी का क्या होगा, कैथोड होगा, और ए का क्या होगा, एनोड होगा। उम्मीद आप समझ में आ रहा होगा। अब चलिए समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को, आप इसको साथ में ही नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्या है हमारा अगला टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मैंने क्या बताया, डिकम्पोजिशन ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिसमें आपका सिंगल रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज़्यादा तो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। वो आप हीट के फॉर्म में एनर्जी दोगे, या लाइट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो अब पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर का स्प्लिटिंग कर रहा है, वाटर को स्प्लिट करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दे रहा है। चलिए इसको समझते हैं क्या है। देखिए इसने क्या करा है, एक आपने कुछ बीकर ले लिया है, इसने मग लिया है बेसिकली, एक सपोज क्या ले लिया इसने, बीकर ले लिया है। बीकर में यहाँ पे दो रॉड दे दी हैं इसने, ठीक है, दो रॉड मतलब इलेक्ट्रोड्स, मतलब इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए बैटरी में दो ही होते हैं हमारे, एक होता है प्लस वाला, एक होता है नेगेटिव वाला। अगर ये प्लस से जुड़ेगा तो ये कैसा बन जाएगा, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा हमारा, प्लस आ जाएगा, और ये अगर माइनस से जुड़ेगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा हमारा, माइनस क्या आ जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो माइनस वाला होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है हमारा, कैथोड होता है। और जो प्लस वाला होता है वो क्या होता है हमारा, एनोड होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। एनोड पे क्या आएगा हमारा, एनायन आएगा। क्या आएगा, एनायन। एनायन पे चार्ज क्या होता है, माइनस का, और कैथोड पे क्या आएगा हमारा, कैटायन आएगा। कैटायन पे चार्ज क्या होता है हमारा, प्लस का। उम्मीद है समझ में आ रहा हो। अब देखिए पानी है, क्या है हमारा, वाटर है। वाटर जो है वो स्प्लिट होगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हालांकि ऐसे स्प्लिट नहीं होता है, ये एक अलग कंडीशन है। वाटर जब भी आप तोड़ोगे तो वो H+OH नेगेटिव में टूटता है, ठीक है। तो आप इसको एक अलग तरीके से मान लीजिए, सपोज कर लीजिए यहाँ पे क्या है, टूट गया है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में ऐसे होता है, पर आप जब नॉर्मल पानी को तोड़ेंगे तो वो H+ और OH नेगेटिव में टूटेगा। चलिए तो ये टूट गया। तो अब देखिए जो हाइड्रोजन है ये हमारा क्या, अगर तोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, H+ ही बनाएगा, है ना। और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, O2 नेगेटिव या O2 नेगेटिव बनाएगा। मतलब ये क्या हो गया, हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हमारा, एनायन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा, और कैथोड पे क्या होगा हमारा,
H+ होगा। ठीक, तो देखिए कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी, H+, और H+ मिलकर क्या बनाएगी हमारे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी ऊपर हमारी इकट्ठी होने लग जाएगी, और एनाइन पे क्या होगा हमारे O-, और O- मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे हमारे O2 बना देंगे। बस यहाँ आ रही नहीं आ रही है, यहाँ पे 2 O मिलके क्या बनेगा ऑक्सीजन। बिकॉज देखिए अकेला ऑक्सीजन आप कभी स्टेबल नहीं होता है, हमेशा ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि O2 क्या होता है स्टेबल होता है। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी हमारी O2 निकलेगी। चलिए अब देखते हैं, देखिए क्यों आपको बता दिया मैंने, O2 पे क्या आएगा, चाहे नेगेटिव आएगा, कहाँ जाएगा वो एनोड पे, क्यों प्लस वाले पे जाएगा। और जो कैटायन वाला क्या है H पॉजिटिव, वो कहाँ जाएगा कैथोड पे, मतलब नेगेटिव वाले पे पास जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, ये टूट गया, वाटर को तोड़ दिया इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, किस फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट दिया तभी तो टूटा वो, वरना पानी क्यों टूटेगा। आप घर में जो पानी रखते हो वो टूट जाता है क्या, बिल्कुल नहीं। आप जब उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। फिर आप उन गैस को इकट्ठा कर सकते हो आप एनोड और कैथोड के बेसिस पे। देखिए क्या करा इसने, बैटरी लगा दिया है। ठीक है, जो आपने कैथोड हो गया और एनोड हो गया। कैथोड मतलब हमारा क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो देखिए पॉजिटिव क्या बना है वाटर बन रहा है, और इस पर देखिए क्या है एनोड पे क्या है नेगेटिव, सॉरी एनोड क्या है हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे क्या आएगा नेगेटिव। तो देखिए क्या दिख रहा है हमें ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी एक्टिविटी भी है हमारी एनसीईआरटी में, पेपर ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए अगला क्या है हमारा फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन। मैंने बताया इसमें क्या है आप लाइट देंगे, एनर्जी के फॉर्म जो होगा आप क्या देंगे लाइट देंगे, लाइट के हेल्प लेकर आपकी चीज़ों को तोड़ेंगे। तो जैसे होता ही है जो हमारी घर में मम्मी यूज़ करती हैं पायल वगैरह चांदी की होती हैं, उस पर क्या होता है क्लोरीन डिपॉजिट होकर वो थोड़ा बहुत ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है, अब वो क्या है सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, उसको जब आप धूप में रखेंगे तो क्या होगा हमारा सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। क्लोरीन जो गैस है वो गैस बन के उड़ जाएगी और सिल्वर हमारी बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में Ag और Cl2 में टूट जाता है। सेम प्रकार से AgBr है। अब देखिए दोनों ही क्लोरीन ब्रोमीन एक ही फैमिली के मेंबर है, जैसे क्लोरीन बिहेव करेगा वैसे ही ब्रोमीन बिहेव करेगा। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है हमारा Ag अलग हो गया और Br2 चला गया। तो ये रिएक्शन क्या है हमारी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, और पॉइंट ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने आपको बताया ऐसी रिएक्शन जिनको कराने के लिए क्या चाहिए आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे रिएक्शन क्या कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, उसमें एनर्जी दे रहे तभी चीज़ें टूट रही थी। तो द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में दे सकते हो, लाइट के फॉर्म में दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हो, कि रिएक्टेंट को तोड़ सकें हम, कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए अगला टॉपिक होने वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला टॉपिक क्या होने वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ समझिए। सपोज करिए आप एक दोस्त के साथ हैं, आप 2 दोस्त हैं, ठीक है, बहुत अच्छी आप में बॉन्डिंग है, और क्या हुआ एक बहुत ही पैसे वाला बंदा या काफ़ी अच्छा बंदा आ गया। अब क्या हुआ आपका जो दोस्त है वो इसके प्रति क्या हो गया अट्रैक्ट हो गया। तो आप कुछ समय के बाद ये जो आपका दोस्त है वो किसके साथ दिखाई देगा, इस बंदे के साथ दिखाई देगा, और जो होंगे आप क्या हो जाएंगे अकेले छूट जाएंगे। मतलब ये हुआ कि इस बंदे ने आपको डिस्प्लेस कर दिया आपके दोस्त से, आपके दोस्त उसने दोस्ती कर ली और आप क्या छूट गए अकेले छूट गए। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर ध्यान दीजिए अगर इस केस में अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल बंदा आता, ठीक है, मान लीजिए आपसे क्या है वीक है या आपसे थोड़ा कमजोर है, उतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो ये आपका दोस्त इसके पास नहीं जाएगा। मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट होने के लिए जो सामने जो आ रहा है उसको आपसे ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा तो भी वो डिस्प्लेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहें कि आप इसको वापस बुला लें तो नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ये ऑलरेडी स्ट्रांग के साथ है ना, तो आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, आप क्या हैं वीक हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। मैंने क्या बताया आपको कि द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब ताकतवर, मोर मतलब मोर रिएक्टिव मतलब समझ लीजिए ताकतवर वाला जो बंदा है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ने से पहले आपको चैप्टर 3 में आपकी एक चार्ट दे रखा होगा जिसमें रिएक्टिविटी दे रखी है मेटल्स की, वो मैंने आपके यहाँ पे अटैच कर रखा है, आप उसको देखिए। अब देखिए सबसे ऊपर क्या है हमारा पोटेशियम है, फिर क्या है सोडियम है, फिर क्या है कैल्शियम है, फिर क्या है मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम जिंक आयरन, और सबसे नीचे क्या है हमारा गोल्ड। अब जो गोल्ड है सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, क्या है ये लीस्ट रिएक्टिव है, और जो पोटेशियम है सबसे क्या है रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ये। मतलब ये पोटेशियम जो है सबको हटा सकता है पर इसको कोई नहीं हटा सकता, इसको कोई नहीं हटा सकता। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए क्या है आयरन है और कॉपर सल्फेट है। ठीक है, अब ध्यान समझिए
ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसका कलर कैसा होता है? ब्लूइश कलर होता है। कैसा कलर होता है? ब्लूइश, ये नीलस होता है कह सकते हैं। और ये ब्लू कलर सॉरी बच्चों, ये जो ब्लू कलर है ये किसके होता है? कॉपर 2+ की वजह से होता है। मतलब अगर इसमें से मैं कॉपर को हटा दूंगा तो ब्लू कलर भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्यों? बिकॉज ये ब्लू कलर की किसकी वजह से है? हमारे कॉपर की वजह से। तो अब ध्यान दीजिए, कॉपर कहाँ आ रहा है? हमारे यहाँ पर आ रहा है। और आयरन कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। मतलब क्या है भैया? आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। मतलब क्या होगा? कॉपर को लात मार के भगा देगा। हाँ, तो क्या होगा? ये कॉपर को क्या करेगा? ये बोलेगा भाई तुम जाओ, मैं सल्फेट के साथ रहूँगा। तो क्या हो गया? इसने आयरन सल्फेट बना दिया। देखिए, और कॉपर क्या छूट गया? अकेला। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आयरन था, ज़्यादा रिएक्टिव था किससे? कॉपर से। अब देखिए, जब कॉपर हट चुका है सोल्यूशन में से तो इसका कलर भी तो चेंज हो जाएगा, है ना? तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीनिश कलर हमें देखने को मिलेगा। आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर। और किसकी वजह से होगा वो? आयरन Fe2 पॉजिटिव की वजह से हमारा ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। अब आप सोचें कि नहीं ये काम करता हूँ, FeSO4 है और Cu से रिएक्ट करा देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन होगी। क्यों? बिकॉज ये क्या है? लेस रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा और ये भी ऐसा ही पड़ा रहेगा, कोई भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। मतलब क्या होगा? नो रिएक्शन हो जाएगी इसका। चलिए मैं आपको समझाते हैं इसको। देखो, द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ Cu एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज टू डर्टी ग्रीन कलर। मैंने आपको बता दिया कि जो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। किसकी वजह से होता है? कॉपर की वजह से होता है। अब जब आयरन ने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो उसका कलर भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। कैसा कलर होता है हमारा? ये ग्रीन कलर होता है, डर्टी ग्रीन। ठीक है, चलिए फिर एक और देखते हैं। अगर कह रहा है जिंक है, कॉपर सल्फेट है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप टेबल याद होनी चाहिए आपको। ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए देखिए कहाँ है जिंक? कहाँ आ रहा है हमारा? अच्छा, जिंक हमारा यहाँ पे आ रहा है। और कॉपर कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। मतलब क्या? अच्छा, जिंक रिएक्टिव है। जिंक रिएक्टिव मतलब क्या है? कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो देखिए, जिंक ने कॉपर को लात मारी, कॉपर का छूट गया अकेला और खुद का जिंक सल्फेट बना दिया। हाँ, एक और चीज़, अब देखिए जो ऊपर रिएक्शन है ना FeSO4, अगर इसको मैं जिंक से करा दूंगा तो देखिए आयरन से ऊपर क्या आ रहा है? जिंक आ रहा है। मतलब आयरन जो जिंक है, जो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो क्या बन जाएगा? ये ZnSO4 बना सकता है। ठीक है, चलिए उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पे एक ज़्यादा ताकतवर कमजोर वाले को डिस्प्लेस कर देता है उसके ही सॉल्ट सोल्यूशन से, चलिए अगला देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देखते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको सीधा ऐसा समझिए, इसमें भी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ही होता है, पर यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है। क्या होता है यहाँ पे? एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। मतलब कि हेरा फेरी कर लेते हैं, है ना? सपोज करिए एक और इसका दोस्त होता है, तो क्या होता है? ये दोस्त आपके साथ आता है और आप इसके साथ चले जाते हैं। मतलब इसमें कोई भी अकेला नहीं छूटता है, बस ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। इसमें कोई भी हमारा कंपाउंड या एलिमेंट अकेला नहीं छूटेगा, ये बस अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रह लूँगा, तुम मेरे साथ रह लो। ठीक है, तो क्या है? यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज है, दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, कोई भी अकेला यहाँ पे छूटेगा नहीं। तो समझते हैं इसको, क्या लिख रहा है? A reaction in which a new compound are formed by mutual exchange of ions between the two compounds। समझते हैं इसको कैसे? एग्जाम्पल से। क्या लिया इसने? सोडियम सल्फेट लिया है और क्या लिया है? बेरियम क्लोराइड लिया है। अब क्या होगा? ये जो Na है, Na किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ चला जाएगा, और जो बेरियम है वो SO4 के साथ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ चला जाएगा, ठीक है, और ये जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? NaCl बन गया, और क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बन गया। तो देखिए दोनों ही ने अपनी क्या करी? पोजीशन चेंज कर ली। पहले बेरियम क्लोरीन के साथ था, अब बेरियम कहाँ के साथ है? सल्फेट के साथ है। पहले सोडियम सल्फेट के साथ था, अब सोडियम किसके साथ है? क्लोरीन के साथ है। तो यहाँ पे क्या हो गया? म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया आयंस के बीच में। इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दोनों ने ही अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया, अपनी पोजीशन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया है। ठीक है, अब देखिए जो बेरियम सल्फेट है वो क्या है? सॉलिड है, और ये क्या है? एक्वस है। अभी दोनों है तो एक ही कंटेनर में, तो ये जो सॉलिड है वो कहाँ जाएगा? आप कभी भी पानी में चौक घोल देते हैं तो चौक कहाँ? नीचे डिपोजिट हो जाती है ना। तो जो सॉलिड चीज़ें होती है वो नीचे क्या हो जाएगी? प्रेसिपिटेट हो जाएगी, मतलब इकट्ठी हो जाएगी नीचे। तो यहाँ पे लिख रहा है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, इट्स कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको क्या कहूँगा मैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह दूंगा। मतलब जो इसमें हमारा सॉलिड बन रहा है वो नीचे इकट्ठा हो जा रहा है, घुल नहीं रहा है पानी के साथ। चलिए अब देख ली अगला समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, इसको समझते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है। रिडक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन को हम रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझिए बात को कैसे। सपोज करिए आपने कोई चीज़ है, सपोज करिए क्या है, कॉपर है, इसमें आपने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया और क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो इसमें क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। पहले कॉपर अकेले था, इसमें क्या ऐड कर दिया आपने, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। हालांकि वहीं अगला देखते हैं, CuO है और क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखिए पहले क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, पर रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया, कॉपर बच गया। मतलब क्या है, आपने क्या करा, रिमूव कर दिया ऑक्सीजन को, तो मतलब क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। पहले क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, फिर क्या है, हमारा कॉपर है, मतलब क्या है, तो कॉपर ऑक्साइड में से आपने ऑक्सीजन को अलग निकाल दिया। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग रिडक्शन कहेंगे। ठीक है। अब चलिए इसमें समझते हैं। अब देखिए किसी भी रिएक्शन में यही दो चीज़ होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब ये तो हो गया ऑक्सीजन के बेसिस पे। ठीक है। एक और दूसरा भी होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप दूसरा क्या करेंगे, अगर आप किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो भी क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीडेशन भी कहलाएगा। और दूसरा क्या करेंगे, रिडक्शन। तो क्या होगा, कोई भी कंपाउंड अगर हाइड्रोजन ऐड होता है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीजन का उल्टा, आपको बस क्या रखना है, ऑक्सीजन का याद रखना है कि ऑक्सीजन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन में होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के केस से पूछेगा, हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव में, तो आप इसका उल्टा बता देंगे कि अगर मैं किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन को निकालूंगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जब हाइड्रोजन को ऐड करूंगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है। चलिए अब देखिए ये तो दो रिएक्शन थी, इसको हमने अलग अलग पढ़ा कि देखिए पहले क्या है, कॉपर ने क्या करा, ऑक्सीजन को रिएक्ट करा और क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। मतलब क्या हो गया, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पे क्या है, CuO है और क्या है, H2 है, क्या हुआ, इसका कॉपर का रिडक्शन हो गया। चलिए, तो क्या है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि रिडक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड कर दो, हाइड्रोजन को क्या कर दो, ऐड कर दो, या ऑक्सीजन को निकाल दो। चलिए अब देखिए दोनों रिएक्शन साथ में हो रही है। यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, क्या हो गया, कॉपर हो गया, मतलब कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। और H2 का देखिए, H2 पहले H2 था, उससे क्या हो गया, O जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, कॉपर का तो क्या हुआ है, हमारा रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, हमारा रिडक्शन हुआ है। हालांकि H2 को क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्या लिख रहा है, इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू Cu। कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया किसमें, Cu में। हालांकि H2 है, ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, H2O में। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं कि आखिर डेली लाइफ में देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो यही दो होती हैं, या तो रिडक्शन होगा या तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। तो इसका क्या क्या प्रभाव होता है, तो ऑक्सीडेशन का देखिए, जो लोहा खराब होता है, बेसिकली होता है क्या, आयरन ही तो होता है। आयरन जो होता है ऑक्सीजन का रिएक्ट करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है। तो आयरन ऑक्साइड ही क्या है, हमारा रस्ट है ना, तो इसे कहते हैं रस्टिंग कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, कोरिजन की बात कर रहा है, किसकी, कोरिजन। तो कोरिजन मतलब होता है किसी भी मेटल का खराब होना, किसी भी मेटल का खराब होना। हालांकि पर अगर जब मैं आयरन का कोरिजन की बात करूंगा तो उसका स्पेसिफिक नाम दे देता हूं, उसको कहूंगा मैं रस्टिंग। ठीक है। हालांकि ये भी क्या है, हमारा कोरिजन ही है, पर इसका अलग से नाम दे दिया, सिर्फ जो किसको सिग्निफाई करेगा, हमारे आयरन को सिग्निफाई करेगा। तो देखिए क्या लिख रहा है, व्हेन अ मेटल एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर एंड एसिड, इन तीनों को साथ में होना जरूरी है। अगर सिर्फ मॉइस्चर है, एयर नहीं है, तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगर इनमें क्या होगा, इनके कांटेक्ट में आता है कोई भी मेटल, तो थोड़े समय के लिए उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, जो कि मेटल को कमजोर बनाता है। देखिए जब भी आप लोहे पर जंग लग जाती है तो जो लोहा है वो पाउडरी फॉर्म में नीचे गिरने लगता है, मतलब क्या है, वो वीक हो गया है ना। हैंस मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड, मतलब मेटल क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, बताया आपको मैंने, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। ये सब हमारे एग्जाम्पल है किसके, कोरिजन के। अब देखिए सर बचा कैसे जाएगा, आप क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। अब नई नई टेक्निक आई है गैल्वेनाइजेशन की। ठीक है। अब होता ये है कि सपोज करिए आपके पास क्या है, कोई मेटल है और आप चाहते हैं बच्चे खराब ना हो, तो इसको क्या करेंगे, बाहर एक कोटिंग कर देंगे आप, है ना। किसकी कोटिंग कर दी आपने, जिंक की कोटिंग कर दी। ठीक है। अब जो खराब होगा वो आपका क्या खराब होगा, जिंक खराब होगा, आपका जो अंदर वाला मेटल है वो बचा रहेगा। तो क्या है, गैल्वेनाइजेशन, इसको कहते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन, मतलब एक जिंक की कोटिंग चढ़ा दी जिससे आपका जो मेटल है वो खराब नहीं होगा। तो क्या लिखा है, कोरिजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय पुटिंग पेंट्स, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अगला क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब होता है किसी भी ऑयली चीज़ का खराब होना। ठीक है। घी हो गया, बटर हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, इनका खराब होना कहते हैं हम लोग रेंसिडिटी। तो क्या लिखा है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब ये खराब भी क्यों होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है इनका। ठीक है। व्हेन एक्सपोज टू एयर नोन एज डेंसिटी, आप जब किसी भी तेल को या
किसी भी बटर को काफ़ी देर के लिए आप खुले में छोड़ देते हो तो वो क्या होता है, उसका फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसके अंदर जो फैट मौजूद होते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। इट्स लीड टू उनकी स्मेल खराब हो जाती है, उनका टेस्ट भी खराब हो जाता है। इनको कैसे बचाया जाए, तो क्या एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया जाए इसके अंदर, है ना। तो क्या करेंगे, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट होता है, मतलब जो इसको ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा, उसे कहते हैं एंटी ऑक्सीडेंट। ऐसे सब्सटेंस आते हैं मार्केट में, उसको हम डाल देते हैं जो कि उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। फिर कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अरे देखिए ये फैट खराब ही क्यों है, बिकॉज वो एयर के कांटेक्ट में आ गया। अब उसके ऐसे कंटेनर में उसमें एयर पास ना हो पाए, मतलब एयर जाएगा ही नहीं तो उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। अगला क्या है, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। आपने देखा होगा चिप्स खाते होंगे आप लोग, तो उसमें क्या गैस भरी होती है, तब बोलते हैं अरे यार चिप्स खरीदा है मैंने, ये तो गैस मिली है पूरी 5 रुपए की, 2 चिप्स मिलते हैं और उससे ज़्यादा गैस मिलती है। तो जो नाइट्रोजन है ना, क्या है, अनरिएक्टिव गैस है। इसमें कोई भी चीज़ हमारी किसी से रिएक्ट ही नहीं करती है। जब रिएक्ट नहीं करेगी तो कोई न्यू चीज़ बनेगी ही नहीं हमारी, है ना। जैसे गोल्ड हो गया हमारा, गोल्ड भी देखिए रिएक्ट नहीं करता है, तो हमेशा गोल्ड जो होता है प्योर फॉर्म में ही मिलता है, उसमें कोई ना जंग लगता है। कभी आपने देखा है गोल्ड को खराब होते हुए? आपकी मम्मी कितने सालों से पहन होंगी गोल्ड, अब उसमें देखिए थोड़ा बहुत खराब होता है, क्यों, बिकॉज तो प्योर गोल्ड नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत कॉपर मिला होता है। उसको अलग केस में पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में। आप ये समझ लेते हैं रेफ्रिजरेशन, है ना, आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखें, वहाँ भी क्या होगा, एयर टाइट चीज़ें बन जाएंगी। तो आज हमारा चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।